तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 objects W, X, Y, Z each with charge plus Q are held fixed at 4 points of a square of side D as shown in the figure. The object X and Y are on the midpoints of the sides of the square. The electrostatic force exerted by object W on object X is F. Then the magnitude of force exerted by object W on Z is. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 4 पॉइंट हैं किसी स्क्वायर पे W, X, Y और Z, और उन्होंने कहा कि X और Z जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब, अगर ये पूरी डिस्टेंस देखो D है स्क्वायर की, ये भी साइड D है तो ये भी D होगी, तो ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? D/2। ठीक, ये वाली डिस्टेंस भी इधर कितनी होगी बताओ? ये भी होगी, मिड पॉइंट है ना, तो D/2। अब कह रहे हैं कि जो W, X और Y और Z है, इन चारों पे प्लस Q चार्ज रखा है, यानी कि प्लस Q चार्ज यहाँ, प्लस Q चार्ज यहाँ, प्लस Q चार्ज ये, प्लस Q चार्ज ये। अब बच्चों बोल क्या रहे हैं कि अगर X वाले चार्ज पे W वाले चार्ज से लगने वाला फोर्स F है, तो ये बताना है कि जो W पे चार्ज है उसकी वजह से Z पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। यानी कि Z पे जो प्लस Q रखा है, इस पे लगने वाला फोर्स बताना है, लेकिन किसकी वजह से? केवल जो W पे चार्ज रखा है उसकी वजह से। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये दिया है ना कि W वाले चार्ज से जो W पे प्लस Q रखा है उसकी वजह से X पे लगने वाला फोर्स कितना है? F। तो हमने क्या किया, FXW लिख लिया। FXW क्या हो गया? फोर्स एट X ड्यू टू W। ठीक है, हमको निकालना क्या है? फोर्स एट Z ड्यू टू W, यानी कि FZW, फोर्स एट Z ड्यू टू W, ऐसा हो गया। तो बच्चों FXW का फार्मूला क्या बनेगा? तो W की वजह से X पे लगने वाला फोर्स कितना होगा बताओ? ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, ये रिपेल होंगे। कितने फोर्स से रिपेल करेगा ये इसको? ये लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? D/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो FXW का फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान D स्क्वायर इंटू 4। अपान में 2 है ना, ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी कि 4 ऊपर चला गया। समझ गए? ये आ गया, और ये वैल्यू हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ये वैल्यू कितनी है? F। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कह रहे ना कि जो X पे W की वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या है? F है। अब हमको बच्चों FZW निकालना है, फोर्स एट Z ड्यू टू W। इस पे फोर्स निकालना है किसकी? W की वजह से। ठीक है, तो अब हमको जब इन दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स चाहिए तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो चाहिए, तो ये डिस्टेंस पता करो पहले। अब ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी सोचो। तो भैया ये तो आपको दिया है D, ये कितना दिया है? D/2। तो ये वाला कितना आएगा? तो ये तो हाइपोटेन्यूस बन गया। तो यानी कि WZ कितना आएगा बताओ? तो WZ आएगा रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। देखो इस ट्रायंगल के लिए क्या बन गया? यह हाइपोटेन्यूस बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये इसका स्क्वायर, तब तो आएगा। यानी कि WZ की वैल्यू आ जाएगी रूट में इसका स्क्वायर यानी कि D स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि D/2 का होल स्क्वायर। यानी कि WZ आ गया हमारे पास रूट में D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपान 4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? 5D स्क्वायर अपान 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा √5 अपान 2D। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5/2 इंटू D। ये W नहीं, WZ आएगा। W की डिस्टेंस कहाँ से? Z से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, तो इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा? क्योंकि हमको क्या बताना है? हमको Z वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताना है। किसकी वजह से? W वाले चार्ज की वजह से, मतलब ये वाला फोर्स बताना है। तो ये वैल्यू तो हमने निकाल दी। क्या निकली? √5
अपान टू डी। ठीक है, तो ये फोर्स कितना लगेगा सोचो, तो एफ जेड डब्ल्यू मतलब फोर्स एट जेड ड्यू टू डब्ल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 यानी कि Q इंटू क्यू अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी इनके बीच की बताओ, ये है बच्चों √5 अपान 2 डी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, एफ जेड डब्ल्यू कितना आएगा, यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, और देखो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे √5 का स्क्वायर यानी कि बस क्या बचेगा 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इंटू 4, ये मिलके क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा एफ फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये पूरा और इंटू ये 4, ये पूरा मिलके क्या बन गया, ये मिल गया एफ। तो यानी कि एफ जेड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी एफ अपान 5। देखो इस पूरे की जगह एफ आ गया, अपान में 5 बच गया, तो एफ जेड डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी एफ अपान 5। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में एफ अपान 5 है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट डिस्टेंस स्मॉल r इज E, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin sphere shell of radius capital R with total charge q at a distance r/2 small r is greater than capital R will be। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कोई अगर 2q चार्ज ओ पॉइंट पे मान लीजिए रखा हुआ है, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E है। हम मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E उन्होंने दे रखा है। तो इसका मतलब पहले हम E की इक्वेशन बना लें, तो E बराबर क्या आएगा बताओ, तो भैया P पॉइंट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो क्या फार्मूला बनता बताओ, ये बनता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q 2Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर होता था ना, अगर कोई Q चार्ज है R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो क्या फार्मूला लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो वही फार्मूला लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितनी है बच्चों स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर हो गई। अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि अगर कोई कैपिटल R रेडियस का स्फीयर शेल हो और उसको +q चार्ज दे दिया जाए। अब हमको पता है किसी स्फीयर शेल को जब चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पर जाएगा, और कह रहे हैं इससे स्मॉल r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों। और ये भी दिया है कि स्मॉल r बहुत बड़ा है कैपिटल R से। इससे ये पता चल रहा है कि जो r/2 है वो स्फीयर के बाहर होगा, समझ गए, क्योंकि स्मॉल r बहुत बड़ा है ना कैपिटल R से, तो इसका जो आधा करोगे तो इसके अंदर नहीं आओगे, इसके बाहर ही कहीं रहोगे। क्यों, r/2 भी बड़ा होगा किससे r से, इसका ये मतलब है केवल। तो बच्चों आपको पता है अगर कोई चार्ज स्फीयर है तो इससे बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बताओ। तो अगर P डैश का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है, तो अपान में r/2 का होल स्क्वायर। पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्वेश्चन में E हमको दे ही रखा है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी निकलेगी, ये निकलेगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो ये 4 ऊपर चला आएगा। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है देखो, यहाँ से देखो भाई ये क्या हो सकता है। तो भैया ऐसा है, इसकी जगह अगर हम देखें तो अगर ये 2 नीचे ले जाए तो बात बन जाएगी, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर बराबर E/2। तो ये वैल्यू यहाँ रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। तो EP डैश क्या मिलेगा हमको देखो, E/2 × 4 यानी कि 2E। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश विल बी 2E। तो सेल से r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2E होगी। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उनमें ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, कूलाम्स लॉ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
two fixed point charges plus 4e and plus e units are separated by a distance a. Where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it is in equilibrium? In which condition the equilibrium will be stable and in which condition unstable? तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि प्लस 4e और प्लस e दो चार्ज हैं और ये दोनों एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर रखे? a। हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच q चार्ज को, q कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, उसको कहाँ पे रख दें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। जो तीसरा चार्ज रखेंगे वो कैसा हो जाए बच्चों? इक्विलिब्रियम में हो जाए। अच्छा, यानी कि तीसरा चार्ज हमको रखना क्या है? Q, और ऐसी जगह रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो बच्चों हमारे मन में बात आ सकती है कि हम यहाँ भी रख के देख सकते हैं, यहाँ भी रख के देख सकते हैं, यहाँ भी रख के देख सकते हैं। और ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में कब आएगा? Q इक्विलिब्रियम में कब होगा? बताओ, सोचो। जब Q पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो F नेट एट Q क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा Q को कहाँ रखें कि नेट फोर्स उस पे लगने वाला जीरो हो जाए। बच्चों इसके लिए मैं वैसे तो आपको बता दूं कि अगर एक चार्ज प्लस है दूसरा भी प्लस है तो इनके बीच में हमेशा ऐसी पोजीशन बच्चों यहाँ कहीं बीच में मिलती, इनको जोड़ने वाली लाइन पे यहाँ बीच में मिलती। ठीक है, और वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास होगी। जो नेट फोर्स जीरो मिलेगा Q पे, तो वो कहाँ पर मिलेगा? प्लस E के पास मिलेगा और इनको जोड़ने वाली लाइन पे कहीं मिलेगा। बट आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई जोड़ने वाली लाइन पे क्यों मिलेगा, इसके बाहर यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा भी हमारे मन में आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सोचो कि अगर ये प्लस 4e रखा हुआ है और ये प्लस e रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप Q चार्ज को यहाँ रखते हैं तो इस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ? तो अगर ये Q कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए Q हम कहते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, आप निगेटिव मानोगे उस हिसाब से कर सकते हो। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स किधर होगा बताओ? ये प्लस को क्या करेगा, ये भाई पहला चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब इधर फोर्स लगेगा, F1 लगेगा। ये दूसरा चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा? ये इसको रिपेल करेगा इधर। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, ये अपोजिट हो गए। जब अपोजिट हो गए तो कहीं ना कहीं तो इक्वल हो ही जाएंगे, क्योंकि दो फोर्स हैं अगर, और उन दोनों का नेट रिजल्टेंट हमको जीरो करना है, तो ये जरूरी है कि वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं तभी नेट फोर्स जीरो मिल सकता है। और कहीं भी इन दो इसके बीच के अलावा कहीं भी आप चेक करेंगे, अगर आप सोचे कि यहाँ अगर प्लस Q चार्ज रख देते तो क्या होता, ऐसा हम सोच सकते थे, है ना। जैसे यही मान लो ऐसे था, ये प्लस 4e था और ये प्लस E चार्ज था, और हम सोचते कि अगर हम Q चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, सोच सकते हैं हम। तो देखो ये Q1 है, ये Q2 है, तो ये प्लस वाला अगर यहाँ मान लीजिए प्लस Q ही रखते तो ये प्लस प्लस को क्या करता, रिपेल करता, इधर फोर्स लगाता। ये प्लस प्लस को क्या करता, रिपेल करता, इधर फोर्स लगाता। तो दोनों के फोर्स क्या हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे कभी ये अपोजिट में नहीं होंगे तो कभी भी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं मिल सकता, तो ना यहाँ कभी जीरो मिलेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ रखोगे तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स किधर होगा बताओ? अगर प्लस Q रखा तो इसकी वजह लगने वाला फोर्स इधर, इसकी वजह लगने वाला फोर्स इधर, दोनों रिपेल करेंगे। भाई देखो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर लग जाएंगे, तो कभी भी यहाँ भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब जब दो चार्ज सिमिलर होते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ऐसा केवल बीच में कहीं इनको जोड़ने वाली लाइन पे कहीं एक पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स लगने वाला जीरो हो सकता है दिए गए चार्ज पे। इस पे नेट फोर्स यहाँ जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हमको यहाँ सोचना है कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, ठीक है। किससे दूरी निकालेंगे? तो ऐसा करते हैं प्लस 4e से निकाल देते हैं ये वाली दूरी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x दूरी पे ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो मिलेगा।
तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, सोचो, ये टोटल a थी, x चली गई, इधर कितनी बची बताओ, a माइनस एक्स। तो ये दूरी यहाँ से क्या होगी बच्चों, a माइनस एक्स। अब इस चार्ज पे फोर्स सोचते हैं, ये Q1 है इसकी वजह से और ये Q2 है इसकी वजह से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर इससे निकालेंगे, फिर नेट फोर्स को जीरो दिखाने के लिए क्या करेंगे, दोनों फोर्स को अपोजिट और इक्वल दिखाएंगे, ठीक, तब नेट फोर्स को जीरो दिखा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट Q चार्ज, इसको प्लस मान लेते हैं बच्चों फिलहाल हम, ठीक है, ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, सोचो, इसको मैं F1 से लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0। भाई क्या होता है, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच r डिस्टेंस है, तो बच्चों लगने वाला फोर्स क्या होता है, ये होता है K Q1Q2/r², या इसको लिखते थे 1/4πε0 Q1Q2/r²। ये किसका लॉ है, ये कूलॉम्स लॉ है, इसका हम यूज करने जा रहे हैं। चाहे K लिखो, चाहे K की वैल्यू 1/4πε0 लिख लो, दोनों लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लें, तो हम लिखते हैं K, ठीक है, Q1 यानी कि 4e, Q2 इसका चार्ज Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस बच्चों ये कितनी है x, तो ये आ गई x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट प्लस Q चार्ज, ठीक है, ड्यू टू Q2। Q2 से लगने वाला फोर्स निकालो भाई, तो ये क्या निकलेगा भाई, ये F2 आएगा, ये क्या आएगा K Q1। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में Q1 Q2 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 यानी कि Q, दूसरा चार्ज E अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इनके बीच कितनी डिस्टेंस सोचो, ये है A माइनस एक्स, तो उसका होल स्क्वायर। बच्चों अब डायरेक्शन बनाते हैं, सोचो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, इधर करेगा, F1 लगाएगा, इसको F1 वेक्टर लिख दें, बिल्कुल लिख देंगे। इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर होगा, ये क्या होगा, ये F2 वेक्टर होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, सो नेट फोर्स एट Q विल बी, तो F नेट बराबर कितना आएगा सोचो, यह आएगा F1 माइनस F2। बट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में रहे, तो प्लस Q की इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि प्लस Q पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। इसका मतलब जो F नेट आए, इसका मतलब जब F नेट जीरो होगा तो F1 और F2 में क्या रिलेशन आएगा, जरा देखो भाई, F नेट जीरो, तो F नेट जीरो होने का मतलब क्या हुआ, F नेट क्या है, F1 माइनस F2, इसका मतलब F1 माइनस F2 कितना है, जीरो, F1 बराबर किसके आ जाएगा, F2 की, दोनों की वैल्यू पुट कर दो भाई। F1 की क्या वैल्यू है बच्चों, ये है K Q इंटू 4e अपान एक्स बराबर K Q इंटू ई अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हम चाहें तो K Q से K Q को काट सकते हैं, E से E को काट सकते हैं, तो इधर बचेगा 4 अपान एक्स स्क्वायर और उधर क्या बचेगा 1 अपान A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये इसके इक्वल रहेंगे। अब देखो 4 का रूट लिया तो कितना आया 2, एक्स स्क्वायर का रूट लिया कितना आया x, 1 का रूट लिया तो क्या आया 1, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया तो a माइनस एक्स बचेगा, होल स्क्वायर था रूट से हट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2a माइनस एक्स बराबर x, देखो ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर हुआ इतना। अब सोचो बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, इधर देखो 2a माइनस 2x बराबर x,
तो 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x, क्यों ये 2x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर माइनस का उधर गया प्लस का, तो ये हो गया। तो 2a किसके बराबर हो गया 3x के, मतलब x बराबर क्या आ गया 2a/3। तो x यानी कि जो नेट डिस्टेंस आई है +4e चार्ज से वो कितनी आ गई है 2a/3। तो 2a/3 डिस्टेंस पर अगर हम इसको रखेंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक तो बात हो गई कि हाँ भाई Q इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा 2a/3 से। अब देखो बच्चों, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि हमेशा ऐसा पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास होता है, देखो यहाँ पे चीज सेटिस्फाई हो रही भाई, +4e से कितनी दूरी हो गई 2a/3, ये वाली दूरी तुमने निकाली सॉल्व करके, अभी कितनी निकली 2a/3। तो इधर वाली दूरी कितनी बचेगी ये सोचो, ये वाली दूरी कितनी बची है a - 2a/3, तो ये कितनी बचेगी a/3। इसका मतलब क्या हुआ कि +4e से कितनी दूर है ये पॉइंट 2a/3, यहाँ से कितनी दूर है a/3। तो देखो a/3 कम होता है, 2a/3 ज़्यादा होता है। ये तो मैं बोल रहा था कि जो छोटा चार्ज है उससे कम डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब इसमें दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखिए बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है समझते हो, मतलब अगर कोई बॉडी है उसको थोड़ा सा खिसका दे उसकी पोजीशन से तो वो अपनी जगह वापस आने की कोशिश करे, तो इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर थोड़ा खिसकाएं तो परमानेंटली खिसक जाए या वहां से दूर ही चली जाए, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एक डायग्राम बना हुआ है, एक बॉल यहाँ रखी हुई, सोचो एक बॉल अगर यहाँ रखी, इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ खिसका दें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल। जब थोड़ा इसको खिसकाओगे इधर बॉल को तो क्या ये अपनी जगह वापस आने की कोशिश करेगी, बिल्कुल करेगी, तो ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ कोई बॉल रखी हो, आप सोचो इसको थोड़ा सा खिसका दो तो क्या होगा, नीचे लुढ़क जाएगी, मतलब अपनी जगह वापस नहीं आएगी, तो ये क्या है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बॉल की जो कंडीशन है ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही यहां पे सोचो कि अगर ये चार्ज जैसे सपोज करो भाई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है +q, क्योंकि उन्होंने कहा q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया, ये तो हमने सपोज कर लिया था। मान लीजिए भाई एक चार्ज उन्होंने +4e दिया है, एक चार्ज उन्होंने +e दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तीसरा चार्ज यहां रखा है, तो अगर सोचो तीसरा चार्ज पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, मान लीजिए +q होता, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, मतलब ये है 2a/3, ठीक है, और ये कितनी है a/3, यही तो आया है आंसर। अब सोचो यहां थोड़ा सा खिसका दिया जाए इधर, अच्छा अगर इसको थोड़ा सा खिसका दोगे तो इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। और हमको पता है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं तो उनके बीच r डिस्टेंस के होने पर फोर्स क्या लगता है कि Q1 Q2/r²। तो अगर हमने इस चार्ज को इधर खिसका दिया तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, सोचो यहाँ पे जो पहले फोर्स लग रहा था अगर इधर खिसका दोगे तो ये डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो इसका वाला फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, जबकि इसका वाला फोर्स क्या होगा यहाँ पे घटेगा। अब समझना, अभी यहाँ पे रखने पर तो ये इक्विलिब्रियम में था, मतलब इस पे नेट फोर्स क्या था 0, मतलब जितना फोर्स ये लगा रहा था उतना ये लगा रहा था। तो अभी हम इसकी वजह से फोर्स हम क्या सोच रहे थे F1, इसकी वजह से क्या सोच रहे थे F2। जैसे इसको हमने लेफ्ट में खिसकाया तो F2 ऑन शिफ्टिंग लेफ्ट, ठीक है, F2 क्या हो गया बच्चों इंक्रीज कर गया, एंड F1 क्या हो गया बच्चों इसकी वजह लगने वाला फोर्स, भाई इसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स वीक हो जाएगा, F1 डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो नेट फोर्स
टूवर्ड्स राइट, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा, राइट की तरफ। हमने किसका है, लेफ्ट की तरफ है, और वो फोर्स कहाँ लगेगा, राइट की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्यों, जो फोर्स बड़ा है उसी की तरफ नेट हो जाएगा ना, तो नेट इधर लग जाएगा। मतलब खिसकाओगे इधर तो वो जाना चाहेगा इधर। इसका मतलब उसको इक्विलिब्रियम से आगे ले जाना चाहोगे तो वो वापस आना चाहेगा। सेम ऐसे अगर हम इधर खिसकाते तो ये फोर्स बड़ा हो जाता, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम हो जाती, तो इधर नेट फोर्स लग जाता। मतलब जिधर शिफ्ट करना चाहोगे इसका अपोजिट फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज को अगर तुम हटाना चाहोगे तो वो हटेगा नहीं, वो अपनी जगह वापस आना चाहेगा। इसका मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जब हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो शिफ्ट होना नहीं चाह रहा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। अब सोचो अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता बच्चों, मान लीजिए ये +4e था, यहाँ पे ये +e था, और ये रखा हुआ चार्ज है -q, अगर सपोज कर दें। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा बताओ, इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगा बताओ, इधर लगेगा F1। इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ये उसको अट्रैक्ट करेगा, इधर लगेगा F2। ठीक है, अब सोचो, अब अगर हम इसको लेफ्ट में ले जाना चाहें, ठीक है, तो ऑन शिफ्टिंग लेफ्ट, ये Q1 है और ये Q2, तो क्या होगा, जैसे हम इधर खिसकाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा, F2 इंक्रीज करेगा एंड F1 डिक्रीज करेगा। तो F2 इंक्रीज करेगा और F1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सोचो, जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो नेट फोर्स इधर ही तो लग जाएगा भाई, जब ये बढ़ेगा तो इधर ही फोर्स लग जाएगा नेट वाला, तो नेट फोर्स इधर हो जाएगा। इसका मतलब जिधर खिसकाओगे उधर ही नेट फोर्स लग जाएगा, मतलब ये वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, ये और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सो चार्ज -q feels net force towards left, thus -q is in अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसीलिए वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ गए बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।